नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जीएस मस्ती पांडे से मैं दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों भूकंप। और दोस्तों आज हम लोग भूकंप पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग बहुत सारी बातों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिएगा, हम लोग पढ़ते हैं कि भूकंप होता क्या है और भूकंप के बारे में हम लोग कौन कौन सी बातें देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि भूखंड पर पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाले कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। ध्यान रखना कि भूखंड पर पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल के कारण जो भी कंपन उत्पन्न होते हैं उसी को ही क्या कहते हैं दोस्त, उसी को ही भूकंप कहते हैं। एक बार बहुत आसान भाषा से समझना कि पृथ्वी पर जितने भी उथल पुथल होते हैं और जिसके कारण कंपन उत्पन्न होता है उसे ही दोस्त क्या कहा जाता है, उसे ही भूकंप कहा जाता है। एक बात ध्यान रखना कि जिस केंद्र से तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे फोकस भूकंप मूल अथवा केंद्र कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्त, इसको बहुत ध्यान समझना। पूछा गया क्वेश्चन ये था कि जिस केंद्र से तरंगे उत्पन्न होती हैं, देखो ये केंद्र आपका बना हुआ है, तो इस केंद्र से लगातार तरंगे क्या हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। इस केंद्र से लगातार तरंगे क्या हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। और जिस केंद्र से तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल कहा जाता है अथवा केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे ही भूकंप मूल कहा जाता है अथवा केंद्र कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि जहाँ से तरंगे उत्पन्न होती हैं उसे ही भूकंप मूल अथवा भूकंप केंद्र कहा जाता है। दूसरी बात को लिखा है कि उत्पन्न होकर तरंगे चारों ओर गति करती हैं, और जैसे ही तरंगे निकलती हैं तुरंत ही कहाँ गति करती हैं, तुरंत ही चारों ओर क्या करती हैं, गति करती हैं। उसके बाद जिस पॉइंट पर इन तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये तरंगे यहाँ से निकलना प्रारंभ करती हैं और सबसे पहले पृथ्वी की धरातल पर आप इसको महसूस करते हो। तो जहाँ पर आप इन किरणों को महसूस करते हो, जहाँ पर आप इन किरणों को क्या करते हो दोस्त, महसूस करते हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भूकंप अधिकेंद्र। क्या कहा जाता है, भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। दूसरी बात, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखना, पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जब भूकंप आता है तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस में वृद्धि हो जाती है। तो जब भूकंप आता है तो सर्वाधिक मात्रा में रेडॉन गैस में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। एक बात ध्यान रखना। आइए एक बार इसको रिवीजन करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखना कि भूखंड पर जो उथल पुथल होती है उसको क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। और जहाँ से तरंगे उत्पन्न होती हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका क्या, भूकंप मूल अथवा केंद्र कहा जाता है। उत्पन्न होकर तरंगे चारों ओर गति करती हैं, लेकिन इनको सबसे पहले महसूस कहाँ किया जाता है, तो भूकंप अधिकेंद्र पर, यहाँ पर महसूस किया जाता है। ठीक है। और अगली बात जानना कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है। जब कभी भी भूकंप आता है तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की हो जाती है, तो कहना सर्वाधिक मात्रा रेडॉन गैस की हो जाती है। चलिए, यहाँ तक आशा और उम्मीद समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि बताइए तरंगे कितने प्रकार की होती है, तो आप कहोगे तरंगे सिर्फ 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पी तरंगे, नंबर 2 एस तरंगे और नंबर 3 एल तरंगे। तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे पी तरंगे क्या होता है। तो ध्यान रखना, इन्हें प्राइमरी तरंगे भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य, मैंने कहा था कि यहाँ से जो अभिकेंद्र मूल से यहाँ से जो तरंगे निकलती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती पी तरंग, एक होती एस तरंग और एक होती एल तरंग। इतने प्रकार की तरंगे निकलती हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले पी तरंग को हम समझते हैं। ध्यान रखना, इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहा जाता है दोस्तों। पी तरंगों को क्या कहा जाता है, तो पी तरंगों को प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। ये भूकंपीय तरंगे सबसे तीव्र गति से चलती हैं और सबसे पहले पहुंचती हैं। ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है कि बताइए ऐसी तरंगे कौन सी होती हैं जो सबसे तेज़ चलती हैं। तो आप देख पा रहे हो सबसे तेज़ तरंगे कौन सी चल रही, पी। तो ध्यान रखना, ये भूकंपीय तरंगे होती हैं, सबसे तेज़ चलती हैं। और ध्यान रखना कि पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुँचती हैं। उसके बाद इनकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों कितना अच्छा है, जब ये सबसे जल्दी पहुंचेंगी तो इनकी गति भी क्या होगी, सबसे तेज़ होगी। तो इनकी गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी कितनी होती है, ध्यान रखना, इनकी होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड कितनी होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए, ये तरंगे सॉलिड लिक्विड दोनों में गति कर सकती हैं। ध्यान रखना, ये तरंगे सॉलिड में भी गति कर सकती हैं और ये तरंगे लिक्विड में भी गति कर सकती हैं। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहली बात क्वेश्चन कि पी तरंगों को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे प्राइमरी वेव्स कहा जाता है।
सबसे तेज़ और तेज़ गति कौन सी तरंगे चलती हैं? तो पी तरंगे। इनकी गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये तरंगे कहाँ गति कर सकती हैं? तो कहोगे सर सॉलिड और लिक्विड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं एस तरंग क्या होती है। तो इन्हें सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है। यह तरंगे सिर्फ सॉलिड ठोस में ही गति कर सकती हैं, लिक्विड माध्यम में गति नहीं करती हैं। ध्यान रखना, जो यस तरंगे हैं वो केवल सॉलिड में ही गति कर सकती हैं। कैसे याद करोगे? देखो यहाँ पे एस लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो आपका यहाँ पे लिखा है एस फॉर से बनाना है सॉलिड। एस फॉर से क्या बनाना है? सॉलिड। तो ध्यान रखना, ये किस में गति कर पाएंगी? तो केवल सॉलिड में ही गति कर पाएंगी, और लेकिन लिक्विड में गति नहीं कर पाएंगी। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। एस तरंगों को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना कि जो एस तरंगे होता है इनको क्या कहा जाता है? सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। और दूसरी बात ध्यान रखना कि एस जो तरंगे होती हैं वो केवल सॉलिड में ही गति कर सकती हैं। इसीलिए ध्यान रखना कि सॉलिड में ही गति कर सकती है। तो कैसे याद रखोगे? एस तरंगे सॉलिड। ध्यान रखना, इनकी गति 4 से लेकर 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस बात को ध्यान रखना। आइए एक बार रिविज़न करते हैं। इन्हें सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। ये केवल सॉलिड में ही गति कर सकती हैं, लिक्विड में गति नहीं कर सकती हैं, और इनकी गति 4 से लेकर 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला देखिएगा, हम लोग तो देखते हैं यल तरंग। इसमें क्या है? इन्हें लॉन्ग पीरियड वेव्स, सरफेस वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग पीरियड वेव्स अथवा सरफेस वेव्स भी कहा जाता है। ये तरंगे पृथ्वी के धरातल पर सबसे आखिरी में पहुंचती हैं। यानी ध्यान रखना कि सबसे धीमी गति से कौन सी तरंग चलती है? तो एल तरंग चलती है, और यह पृथ्वी के सबसे लास्ट समय पहुंचती हैं। ये सबसे कम गति वाली भूकंपीय तरंगे होती हैं। ये सबसे कम तरंगे वाली भूकंपीय तरंगे होती हैं। ध्यान रखना, और सभी तरंगों में सबसे विनाशकारी तरंगे ही होती हैं। ध्यान रखना, लिखा हुआ है कि सभी तरंगों में सबसे विनाशकारी ये तरंगे ही होती हैं। तो सबसे जो विनाशकारी तरंग होती है वो कौन सी होती है? यल। ध्यान रखना, सबसे विनाशकारी तरंगे एल होती हैं। अब देखो लिखा हुआ है एक बात यहाँ पे देखना, पी और एस तरंगे पुश करते हुए आगे बढ़ती हैं। लिखा हुआ है कि पी और एस तरंगे पुश करते हुए आगे बढ़ती हैं, जबकि एल तरंगे जिगजैग वेव करती हैं। इसीलिए यह सबसे खतरनाक होती है। जो पी और एस होती है इस प्रकार से जो है गति करते हुए पुश करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन जो ये है ये इस प्रकार से ऐसे गति करती है, जिगजैग गति करती है। इसलिए सबसे खतरनाक कौन सी होती है? एल होती है, जबकि पी और एस जो है वो इसी प्रकार से गति करती है। तो ये नहीं होगा। चलो आगे देखिएगा। आगे देखो, हम लोग ने देख ही लिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला है दोस्तों, देखिएगा सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। देखिएगा लिखा है, भूकंपी तरंगों की गति, भूकंपी तरंगों की तीव्रता जिस यंत्र से मापा जाता है उसको क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ बना हुआ है। ध्यान रखना कि भूकंपी तरंगों को इसमें मापा जाता है। तो भूकंपी तरंगों को किसमें मापा जाता है? तो भूकंपी तरंगों को किसमें मापा जाता है? तो भूकंपी तरंगों को किसमें मापा जाता है? तो भूकंपी तरंगों को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। उसके बाद तरंगों की तीव्रता को कई स्केल से मापा जाता है। नंबर 1 रिएक्टर स्केल होता है, नंबर 2 रॉसी फेरल स्केल होता है। अब क्या है, नया पेपर में ट्रेंड आ गया है। अब सिस्मोग्राफ नहीं पूछता है, रिएक्टर स्केल नहीं पूछता है, जो मैंने लिखा है यह पूछता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रॉसी फेरल स्केल। रॉसी फेरल स्केल होता है, इसी से मापा जाता है भूकंप। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना कि जो रॉसी फेरल स्केल इससे क्या मापा जाता है? इससे भूकंप भी मापा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे खास बात लिखी हुई है कि पूरे विश्व को 3 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 मध्य अटलांटिक पेटी, नंबर 2 मध्य महाद्वीप पेटी, और नंबर 3 प्रशांत महासागरीय पेटी। तो पूछा जाता है कि इतना ध्यान रखना कि जो ये वाली पेटी है वो मध्य अटलांटिक पेटी है, ये वाली पूरी जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी है, और ये वाला प्रशांत महासागरीय पेटी है। अब एक बात ध्यान रखना कि जो मध्य अटलांटिक पेटी उसमें 16% तक भूकंप आता है, जबकि जो मध्य महाद्वीप पेटी इसमें 21% तक भूकंप आता है, और जो प्रशांत महासागरीय उसमें 63% तक क्या आता है? भूकंप आता है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? तो इसमें आपको भूकंप के प्रतिशत ध्यान रखने हैं। यहाँ 21%, यहाँ 16% और यहाँ 63%। शायद आप याद रख पाओगे। चलिए आगे दूसरा बढ़ते हैं। आगे ध्यान रखना कि भूकंप आने के रीज़न क्या है? भूकंप क्यों आता है? तो ध्यान रखना, ज्वालामुखी विस्फोट से आता है, हिमखंडों के खिसकने से आता है, और पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन से पृथ्वी की प्लेटों के खिसकने और टकराव के कारण आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो टेक्टोनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिज्म। जब कभी भी दो प्लेटें आपस में टकराती हैं
जब कभी भी दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो किसके आने की संभावना होती है, तो भूकंप आने की संभावना होती है। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही टेक्टोनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे पहली बात कि भूकंप आने के कारण क्या, तो नंबर 1 ज्वालामुखी विस्फोट से, नंबर 2 हिमखंडों के खिसकने से, और नंबर 3 पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन व खिसकने से, इसको हम टेक्टोनिज्म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जापानी भाषा का शब्द है सुनामी, अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जापानी भाषा का शब्द, इसका अर्थ होता है तट पर आने वाली समुद्री लहरें। ध्यान रखना, तट पर आने वाली जो समुद्री लहरें होती हैं उन्हें ही सुनामी कहा जाता है। जो तट पर आने वाली समुद्री लहरें होती हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, उन्हें ही लहरें कहा जाता है। अगली बात है देखना, समुद्र के अंदर जमीन खिसकने या ज्वालामुखी के फटने के कारण महासागर में उत्पन्न होती हैं। ध्यान रखना, ये सुनामी कब उत्पन्न होती है, ध्यान रखना, समुद्र के अंदर ज़मीन खिसकने या ज्वालामुखी के फटने के कारण। समुद्र के अंदर ज़मीन अगर खिसक रही है तो, या अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण महासागर में उत्पन्न होती हैं। समुद्र के अंदर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण होता है। ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला है, समुद्र के अंदर जो भूकंप होता है वो सुनामी का मुख्य कारण होता है। पूछा जाता है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो कहोगे समुद्र के अंदर भूकंप। चलिए, यहाँ तक शायद समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम कुछ लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, सीट्स लगाएंगे, देखते हैं कि आप लोगों को कितना तैयार हुआ है, आप लोग उसमें कितना सफल हो गए। तो चलिए, सीट लगाने के लिए आई थिंक सॉल्व होंगे, तैयार होंगे। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले बात देखिएगा, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि पी होता है, यस होता है और यल होता है। तो भूकंप के समय पी होता है, फिर यस होता है और एल होता है। इसमें सबसे हानिकारक बताई थी हमने क्या, एल बताई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल पैमाने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप कहोगे किसके नापने के लिए, तो कहोगे भूकंप तीव्रता के लिए। उसके बाद अगली भाषा, मैंने कहा था सुनामी शब्द किस भाषा का है, तो आपको बताया था जो सुनामी शब्द है वो एक जापानी भाषा का शब्द है। तो सुनामी है वो आपकी जापानी भाषा का क्या है, शब्द है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है कि सिस्मोमीटर से मापा जाता है। तो कहोगे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को क्या कहा जाता है। मैंने बताया था कि जो पृथ्वी की सतह का भूकंप केंद्र होता है उसको हम लोग अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम अधिकेंद्र बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। मैंने आपको बार बार बताया था कि समुद्र के अंदर जो भूकंप होता है वही सुनामी उत्पन्न करने में मुख्य कारण होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आगे देखो, ध्यान रखना, यहाँ पे एक बात दी हुई है, ध्यान रखना कि भूकंप का कारण होता है। तो कहोगे टेक्टोनिज्म। मैंने कहा था कि जब कोई दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उससे उत्पन्न होता है क्या, भूकंप। तो ध्यान रखना, टेक्टोनिज्म होता है भूकंप का कारण। फिर अगला है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो उस स्थान को कहा जाता है भूकंप केंद्र का कहा जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन से भूकंप में धरातली तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो धरातली तरंगें उत्पन्न होती हैं वो एल में होती हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है और हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो ध्यान रखना कि विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो विश्व में सर्वाधिक जो भूकंप आते हैं वो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा भूकंप किस पेटी में आते हैं, तो ए नंबर। ध्यान रखना, प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली भूकंप तरंगें कौन सी होती हैं। तो तरल पदार्थों से ना होकर भूकंपी जो तरंगें होती हैं वो एस तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं, एस तरंगें। यानी बी का सही है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली भूकंप तरंगें कौन सी होती हैं, बी, एस तरंगें। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा अधिक हो जाती है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जब भूकंप आने वाला होता है तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस आ जाती है, रेडान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए, आशा और उम्मीद है कि आप सभी को हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर लगातार आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो उसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।